इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, कर्नल संत पाल, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, इसके अलावा कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हुए कर्नल संत पाल, इस वक्त जो करंट सिचुएशन मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है, इसका किस तरीके का असर पूरे ग्लोब पर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका भी जो कि लगातार इस पूरे जंग में ईरान की मुखालफत कर रहा है, दूसरी तरफ किम ये कह रहे हैं कि इजराइल ने गलत किया, अमेरिका जंग को भड़का रहा है। देखिए, ये युद्ध जो है वो 13 जून को शुरू हुआ था। अमेरिका ने कल जो उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया है, उन्होंने डायरेक्ट एंट्री की है, उसका नाम है लाइक ए लॉय। और अमेरिका ने इंडियन टाइम के मुताबिक 4:30 बजे सुबह अटैक किया और उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, नतांज, फोर्दो और इस्लाम, और अटैक सक्सेसफुल रहा। B-2 बम्बर से जो उन्होंने रूट लिया, बड़ा लंबा रूट लिया उन्होंने, मिसौरी, कुमार और स्टेट ऑफ मलाइका और डिगोगाशा के से फिर ईरान पे किया। इसमें इन्होंने काफी बड़ा रूट लिया और बड़ा सरप्राइज दिया। और रिटेलिएशन के तौर पे ईरान ने भी जो मिसाइल अपना किया, दागी है, वो 10% इफेक्टिव रही है। उसमें इजराइल के अंदर टेल अवीव और हाइफा, यरूशलेम पे किया है। फिर उन्होंने काउंटर किया है, इजराइल ने भी जो है लेटेस्ट दोबारा से अटैक किया है, तो दहलीज पे हुआ है। जो प्रश्न आपका है कि ग्लोब पे क्या फर्क, क्या इसका होगा, देखिए ग्लोब पे इसका फर्क पहले से ही हो गया है। 13 जून को ही आप देखें कि क्रूड की जो प्राइसेस है वो बढ़ चुकी हैं। आज विश्व एक ग्लोबल फैमिली है। विश्व में कहीं पे भी युद्ध होता है, उसका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रत्येक देश को पास पड़ता है, चाहे वो आर्थिक है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जो आज है, इंटरडिपेंडेंस के लिए उसका फर्क पड़ता है। और अमेरिका के आने से इस युद्ध में ये एक और थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि 2 ब्लॉक्स हैं जिसमें ये युद्ध चल रहा है। इस एक ब्लॉक रशिया, चाइना और लेबनान, यमन, इराक, सीरिया और नॉर्थ कोरिया, ये ईरान के साथ है। ये 13 जून से ही उसको लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये है, और इसी सवाल के साथ दिनेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि अभी तक जितने मोर्चों पर लड़ाई हम देख रहे हैं, अमेरिका जरूर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आता है, लेकिन डायरेक्टली वो किसी भी जंग में ऐसे तो पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर इस पूरे जंग में अमेरिका खुद कूद गया, वहां पर ईरान पर उसने हमला कर दिया, तो संदेश अब यहां से क्या और ईरान के पास क्या अब ऑप्शंस बचते हैं? देखिए, ऐसा है कि ईरान के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अमेरिका का रोल देख लेते हैं। जैसा कि अभी बातचीत चल रही थी कि जब किसी 2 देशों के बीच में किसी प्रकार का युद्ध होता है तो उसका प्रभाव जो है सिर्फ उसी क्षेत्र में सीमित नहीं रहता, बल्कि ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है। ये ईरान और इजराइल की वजह से जो है मिडिल ईस्ट के अंदर एक प्रकार का कोहराम मचा हुआ है। पूरे वर्ल्ड की जो है एनर्जी जो है यहां से जाती है। अब बात आ जाती है अमेरिका की। अमेरिका का ऐसा है जी कि अमेरिका के अगर आप पिछले 70 साल का इतिहास ले लीजिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर से इन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंटरफियर नहीं किया है। और उन देशों की हालत जो है आप देख सकते हैं कि आज उन देशों के अंदर जहां इन्होंने रजीम चेंज किया, जहां पर इनके अपने इंटरेस्ट को नुकसान हो रहा था, तो इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस देश की स्थिति को बद से बदतर कर दिया। आप देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, आप लीबिया देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, और बाकी और भी वियतनाम और कई देश है जिनके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस समय अपना चुनावी भाषण कर रहे थे तो उस समय ये कहते थे कि मैं जब पावर में आ जाऊंगा
तो मैं अमेरिका को किसी भी बाहर के युद्ध के अंदर शामिल नहीं करूंगा। वो अपने आप की एक प्रकार की प्रोजेक्शन बना रहे थे कि वो शांति के दूत होंगे। वो अपने बिल्कुल। चुनावी भाषणों में जो पुराने प्रेसिडेंट से उनको क्रिटिसाइज किया करते थे कि इन प्रेसिडेंट्स की वजह से जो है अमेरिका को बाहर की लड़ाइयां लड़नी पड़ी और उस वजह से जो है इनका खुद का खर्चा जो है किसी दूसरे की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ा। अब आप हालत देख लीजिए, अमेरिका को कोई डायरेक्टली ईरान से आज की तारीख के अंदर या आज से पहले जो है किसी प्रकार का खतरा नहीं था, लेकिन इजराइल ने अपनी कोशिश से जो है अमेरिका को जो है इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली धकेल और दिया। सबसे बड़ी बात इजराइल है को कि पता वही था डोनाल्ड कि ट्रंप ये कहते हैं कि मैं शांति के लिए बहुत कुछ करता हूं लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो उनको रिकमेंड भी कर दिया कि उनको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी और अब पूरी दुनिया की निगाह है कि अब दुनिया किस दिशा में बढ़ेगी, खासतौर पर वैसे मुल्क, चाहे हम चीन की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका के डायरेक्टली कूदने से क्या ये जो कंट्रीज हैं क्या वो सोचेंगी, कंटेम्पलेट करेंगी ईरान को सपोर्ट करने में, या फिर इस वक्त पूरी दुनिया में दो हिस्सों में बढ़ती हुई दिख रही है? प्रिया जी, मैं कर्नल दिनेश शर्मा की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इनको बीच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूं अच्छी तरीके से कि जो वार हुई है, जब ये ट्रम्प साहब इलेक्शन लड़ रहे तब यही कहा था उन्होंने कि एक दिन में हम यूक्रेन रशिया वार खत्म कर देंगे, एक दिन में हम हमास की और नेतन्याहू की वार खत्म कर देंगे। ये सब इनके भाषणबाजी थे उसमें, और इसीलिए कहा था उन्होंने कि हमारे देश का जो पैसा है ज्यादा खर्च हुआ है, पुराने प्रेसिडेंट ने किया है, और जिसकी वजह से हमारा जो देश है डेफिसिट में चला गया है और घाटे में है, और हम इसको पूरा करेंगे, हमारा राष्ट्र प्रथम है। लेकिन आज आप देखिए कि जिस तरीके से ईरान अपने प्रॉक्सी यूज करता था हमास, हिजबुल्ला और हुती के तौर पे, उसी तरह से आज आप देखेंगे कि ये अमेरिका जो है जो शुरू से ही गल्फ का रीजन में, मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से ये इन्वॉल्व रहा है, और उसने हमेशा ही इसको प्रॉक्सी के तौर पे इजराइल को यूज किया है। अब जो धमाके हुए वो इतना समझ नहीं पा रहा था ईरान, वो हल्के में ले रहा था, लाइक इराक, अफगानिस्तान वगैरह लिया था उसने, लेकिन अब वो इसके अभी तक उसके हमले चल रहे हैं। उस हमले के कारण वो अपनी जान बचाकर भागे, पहले बंकर में गए नेतन्याहू, उसके बाद अमेरिका पहुंच गए, और अमेरिका में जाके जबकि 2 हफ्ते का टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट ने दिया था कि अगर टेबल पे आ जाते हैं और बात हो जाती है न्यूक्लियर के बारे में और शांत हो जाते हैं तो हम लड़ाई रोक देंगे, लेकिन इनके भाग के वहां पहुंचने पर उन्होंने उसमें लड़ाई में पूरा साथ दिया। लेकिन ट्रम्प भी तो सर बहुत यू टर्न लेते गए ना, पहले तो वो कहते हैं कि बहुत कूल डिसीजन है, फिर वो कहते हैं कि एक्सीलेंट काम किया। सबसे बड़ी बात है कि सवाल यही है कि आखिरकार ये जो जंग है वो कहाँ जा करके थमेगी। अमीन साहब, अपनी बात अब कंप्लीट कीजिए। और दूसरा ये कि अगर ईरान की सेना ये कह रही है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, तो इसमें क्या मैसेज है ईरान के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए? देखिए, मैं पहले ही बता रहा था कि जहाँ तक सवाल है अमेरिका का, अमेरिका उस पीछे हाथ था, क्योंकि इस बात को ईरान के जो साथ में पीछे लगे हुए कंट्रीज हैं साथ में, उसमें आता है चाइना, रशिया और कोरिया। ये लोग उनके पीठ पर हैं, और वो लोग अच्छी तरह समझते हैं इस बात को कि अगर आज ईरान वीक होता है तो ईरान के वीक होने से ये हमला रशिया पे भी हो सकता है और किसी पे भी कंट्री पे, चाइना पे भी हो सकता है, जो उसकी नीयत है अमेरिका की। ये इसको अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अब जो इन्होंने इस तरीके से हमला किया, उनके न्यूक्लियर अटैक, इसी तरह इन्होंने इराक को भी बर्बाद किया था। इराक में भी जो बाद में रिपोर्ट्स आई थी इसमें कुछ नहीं था, उनका कोई ऐसा प्लान नहीं था। इन्होंने भी यही कहा, देखिए ये जो मिडिल ईस्ट में हो रहा था तो चलिए हम आपको इजराइल कर सकता, लेकिन जो ईरान बना रहा था उसका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि वो अमेरिका तक अटैक करता। वो सीमित था मिडिल ईस्ट रीजन में, इसका सबको पता है इस बात का, लेकिन जबरदस्ती उनको बीच में पड़े। इसका नतीजा है कि मैं इसको वो बताता हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी यूज की है अमेरिका ने। अमेरिका क्या है, यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, नेटो का मेंबर है, तो इजराइल तो मेंबर है नहीं। इस वजह से ये ईरान जो दबादब उसके ऊपर जो है हमले कर रहा है। अब क्या है, अगर ये आता है इसमें वार में, तो अगर अमेरिका आ जाएगा तो फिर नाटो देश भी आ जाएंगे। जैसे याद होगा कर्नल कद्दाफी को मरवाने में बहुत बड़ा हाथ था नाटो के जो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने उनको मारा था। अब क्या है कि देखते हैं इस बात को। सबसे बड़ी बात इनके अंदर ये है कि जब पहली बार ये हारे थे इलेक्शन, जीते एक बार तो जीते, उसके बाद जब दूसरा इलेक्शन लड़ा तो ये हारे थे। जब बाइडेन आए थे उस वक्त भी खाली नहीं करना चाह रहे थे व्हाइट हाउस,
उसका नतीजा क्या है? ये जानते हैं इस बात को कि ईरान, चाइना, रशिया और कोरिया तीनों ही लोग अपना इस तरीके से बना चुके हैं वर्चस्व, या वो मरते दम तक वहां के प्रेसिडेंट रहेंगे। इसीलिए चाहते हैं कि तीसरा इलेक्शन भी न लड़ना पड़े, इनको नॉमिनेट रखा जाए हमेशा के लिए। ये अपनी पॉलिसी अपना रहे हैं, जिसके कारण, और दूसरी तरफ से नाटो भी आ जाएगा इनसे लड़ने के लिए। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सर 30 सेकंड में अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास मैं चाहूंगी। हाँ, तो आपने देखा ना, तो पुतिन और ये जो कोरिया और नेतन्याहू ने भी वार की वजह से वहां पर कंटिन्यू कर रहे थे, इसलिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए इनकी पॉलिसी है कि हम लड़ें और यह दिखाते रहें कि हम लड़ रहे हैं, और उसकी वजह से हम और अपने हथियारों को टेस्ट करें और लोगों को डराते रहें। लेकिन नहीं, आर पार की लड़ाई होगी। तीसरा विश्व युद्ध का क्लियर कट ये सिग्नल है। ठीक है सतपाल सर, मैं आपसे दरअसल ये समझना चाहूंगी कि क्या हम ईरान को, हालांकि अगर अमेरिका को भी साइड भी कर दे, क्योंकि अमेरिका ने हमला किया लेकिन ईरान ने रिटेलिएट सिर्फ इजराइल के ऊपर किया, अभी अमेरिका को लेकर के कोई इसने पॉलिसी या फिर कोई स्ट्रैटेजी अभी एज ऑफ नाउ क्लियर नहीं किया है, लेकिन क्या अगर ईरान अपनी पूरी क्षमता में आ जाए तो फिर इजराइल पर वो कौन कौन से वार है जो कि ईरान कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई सारी मिसाइलें। कहा तो ये भी क्या कि उसने पहली बार खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल कर दिया इजराइल के ऊपर। जी देखिए, आज क्षमता की हम बात करें, यूएस और ईरान की जो क्षमता है उसमें तो काफी डिफरेंस है। यूएस के पास में काफी स्ट्रॉन्ग वेपन्स है और काफी उसके पास स्ट्रेटेजी है, फोर्स लेवल भी। लेकिन हम इजराइल के साथ अगर कंपेयर करें ईरान, तो ईरान के पास में जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, और आप ये देखें कि इनके जो है 90% तो इन्होंने जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया है, डिफ्यूज, लेकिन 10% जो है जो उन्होंने जो कल हॉस्पिटल पे भी अटैक किया था, जो आज भी किया है, काफी उन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो इजराइल के पास में क्षमता है और वो कर रहा है, लेकिन उसको जो बैकिंग कर रहा है वो यूएस कर रहा है। यूएस उसको पूरा भी, जितने भी उसको वेपन, इक्विपमेंट, अम्युनिशन और जो है लॉजिस्टिक्स जितना भी दे रहा है, वो एक मॉरली भी सपोर्ट कर रहा है, वो उसके साथ खड़ा है। वो 13 जून से इसके साथ खड़ा है। लेकिन ईरान के पास भी काफी उनके साधन है, जो आप ये देखें, इतना नुकसान होते हुए भी उसका फर्स्ट डे में 6 मिलिट्री कमांडर्स जो है उनके ढेर हो चुके थे, और काफी उनका लॉन्चर्स जो है, मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो भी डिस्ट्रॉयड हो गए, लेकिन फिर भी वो वार को भेज रहा है और जवाब दे रहा है। आज भी इतना नुकसान होने के बाद भी फिर भी वो इजराइल पे उसने स्ट्राइक किया है, और ये भी कहा है जो उनके रिजीम ने कि हम यूएस पे भी करेंगे। पर यूएस के जो उसके जो नजदीक है, जो भौगोलिक स्थिति में 28 बेसिस है जो यूएस के, उन पे करेगा, बड़ा कैलिब्रेटेड करेगा, बिकॉज वो बड़े उनके जो वेपन और इक्विपमेंट है, जो रडार है यूएस बेसिस पे, वो बड़े सेंसिटिव है। तो इसलिए वहां पे भी करेगा, क्योंकि पूरा देश ईरान जो है आज धार्मिक नेता के साथ एकजुट है, और उसका जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो पक्का उसमें अटैक करेगा यूएस के। सर 1 मिनट आपको रोक रही हूँ, और सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।